में है 445। आप आए और ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म का काम आपने किया था क्या सर? वो भी काफी आप आइए सम्मानित करने के लिए। मेयर साहब से रिक्वेस्ट है और चीफ जस्टिस साहब की इस बेटी को आशीर्वाद दें। डॉक्टर बेनीवाल साहब से रिक्वेस्ट है कि आप इसको आशीर्वाद दें। प्लीज डॉक्टर बेनीवाल सबका बहुत। और इस पूरे हाउस से मेरी गुजारिश है, अभी मैं सरजीत को यहाँ बुला रहा हूँ और इसकी जर्नी आप सुनिए, इसने कितनी मेहनत की है और किस तरीके से यहाँ तक पहुँचा। सूरजमल इंस्टीट्यूट में हमने इसको सुना था, बहुत मेहनत की है, बहुत ही गरीब और साधारण परिवार से सेल्फ मेड अपने दम पर यहाँ तक आया है। जस्टिस मलिक हमारे आज के चीफ गेस्ट और प्रोफेसर वेद प्रकाश जी फॉर्मर चेयरमैन करेंगे। मुकुंद सिंह चाहर 278 रैंक। मुकुंद सिंह चाहर, DS चौधरी साहब, प्रदुमन राणा जी और हमारे वाइस प्रेसिडेंट प्यारे लाल चुन जी प्लीज। और ये अरुण जयंदार जी, बावन पाल के अध्यक्ष, और ज्ञान सिंह चौहान जी, आप भी जो है आशीर्वाद दें। प्रतीक सिंह को फेलिसिटेट करने के लिए राहुल बुलारा जी बहु अख्तरपुर गांव से हैं। और आपको सम्मानित करेंगे अनुप्रिया चौधरी 239 रैंक। हमारे पूर्व प्रेसिडेंट आजाद सिंह लाकड़ा, अभी हमारे चेयरमैन की माया प्रीतम मैडम से भी रिक्वेस्ट है कि वो भी बेटी को आशीर्वाद दे दीजिएगा खड़े होकर। ये शॉल मैडम को दे दो अशोक। आप भी अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा ब्रीफ करें। तो यहाँ पधारे हुए सभी माननीय अतिथियों और सभी लोगों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए मैं आयोजनकर्ताओं का धन्यवाद करती हूँ। और मेरी जर्नी का सवाल है, यह मेरा चौथा अटेम्प्ट था सिविल सर्विसेज में और हर अटेम्प्ट में मैंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, पर एक बार सेकेंड अटेम्प्ट में मैं इंटरव्यू दे चुकी हूँ। उसके बाद ये मेरा दूसरा इंटरव्यू था और इसी अटेम्प्ट में मुझे 239 रैंक हासिल हुई है। IIT जयपुर से मैंने ग्रेजुएशन की है और स्कूलिंग की जहाँ तक बात है, स्कूलिंग मेरी बीकानेर से ही हुई है। और मैं मूलतः हम लूटकरंसा तहसील में एक गांव है राजपुरा मुर्दान करके, वहाँ से मैं बिलोंग करती हूँ। और जो भी एस्पिरेंट्स मौजूद हैं उन सबके लिए मेरा मैसेज यही रहेगा कि अगेन जैसा सबने बोला, सेल्फ बिलीफ और सेल्फ कॉन्फिडेंस अपना बिल्कुल लूज मत करिए। चाहे असफलताएं आए आपके रास्ते में, उनसे जूझना और उनसे उभर कर आना सीखिए। और उसके लिए आपको अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ का मेरे ख्याल से ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है इस जर्नी में। कुछ न कुछ एक्सरसाइज या मेडिटेशन करते रहिए, हमेशा डेली का एक रूटीन बना लीजिए कि जिससे कि आपका फिजिकल मेंटल हेल्थ जितना अच्छा होगा उतने अच्छे से आप रिबाउंड कर पाएंगे किसी भी असफलता से, और फिर कोई भी एग्जाम आप जो चाहें वो क्लियर कर सकते हैं। और उसके अलावा मेहनत तो भरपूर करनी ही है। इस एग्जाम में मेहनत का कोई दूसरा विकल्प तो है ही नहीं। जैसा कि बोलते हैं कि सूर्य की तरह चमकना है तो सूर्य की तरह तपना तो पड़ेगा ही। और इसके अलावा धैर्य एक इम्पॉर्टेंट जो आपको बहुत हेल्प करेगा, स्पेशली सिविल सर्विसेज जैसे एग्जाम में, जो कि एग्जाम खुद ही बहुत ज़्यादा लंबी एग्जाम है और फिर अगर असफलता मिलती है तो फिर से आपको दोबारा अपना मोटिवेशन बनाए रखना है, तो धैर्य भी बनाए रखें। तो यही मेरा मैसेज रहेगा। अगेन सबको
बहुत ज़्यादा धन्यवाद यहाँ पे बुलाने के लिए। थैंक यू। में है और उम्मीद है ये बहुत आगे बढ़ेगी। ये नाम ले रहे हैं ना है टिकट दलाल दलाल दे ब्याह के ठीक है मैं समझ रहा हूँ बात को। इसकी तो तुम्हें हवा भी नहीं होगी कि वो लोग जो विजडम हासिल कर लेते हैं उनमें से भी 99.9% लोगों को ये नहीं पता होता तो विजडम के ऊपर भी कोई चीज होती है और वो चीज होता है सत्य, ट्रुथ। मैं ये चाहता हूं जाके कि तुम उन लोगों को फॉलो करो जो ज्ञान की खोज में परेशान हैं। Like I put it in English. He said that I want Jahangir you to follow those who are in search of knowledge, emulate those who are in search of truth. Emulate those who are in search of wisdom, and be wary of those who claim to have found the truth. Because truth is the ultimate possession of Allah. इस कोट में एक किताब है ट्रिक कॉलियर की, द एम्पायर्स राइटिंग्स। आप खरीद के पढ़ो उसको, वो आपको बताएगा कि कैसे आप अच्छे सिविल सर्वेंट बन सकते हो, वो बताएगा आप कैसे अच्छे जज बन सकते हो, वो बताएगा आप कैसे अच्छे इंसान बन सकते हो। ट्रिक कॉलियर की किताब है और इसीलिए मैंने कहा था कि आपको पुस्तकें खरीदनी चाहिए, बायोग्राफी खरीदनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, अच्छी लाइब्रेरी आपको अपने घर में बनानी चाहिए। नॉलेज, विजडम और ट्रूथ को जिस तरीके से एनालिसिस उसमें की है वो जानकारी आपके पास होनी चाहिए और आपके पास फाइलें आएंगी। आपको नॉलेज नहीं होगी तो आपको कोई आपके सबॉर्डिनेट चलाएंगे, आपको उसमें से फिल्टर करके विजडम एक्वायर करनी होगी एंड यू शुड ऑलवेज स्ट्राइव टू रियलाइज एंड टू अचीव द ट्रूथ। तो ये ट्रिक कॉलियर का मैं आपको कोट करना चाहता था कि जिससे आपको पता चले कि नॉलेज से ही काम नहीं चलेगा, विजडम और नॉलेज दोनों से नहीं काम चलेगा। काम चलेगा तो तीनों के समावेश से काम चलेगा और उसी की आपको कोई रहना चाहिए। हर किसी की उम्मीद है, सबको ये क्यों लग रहा है कि मैं कर सकता हूँ, ऐसा क्या है? इसको आजमा के देख लेते हैं, या तो कुछ सीखने को मिलेगा, नहीं तो फिर हम अपना काम धंधा करेंगे, जिस सफर पे चल रहे हैं उसमें और आगे बढ़ेंगे। तो फिर ये 2021 में कोरोना के बाद से डिसाइड किया कि देख लेते हैं, तो कम से कम मुझे पर्सनली मलाल नहीं रहेगा जब मैं 60-65 साल का होऊंगा अगर, तो कि सबकी नज़रों में वो नहीं रहेगा कि यार मैंने किया नहीं। तो शुरुआत से ही वो आनुवांशिक, जिसको बोलते हैं जेनेटिक रिस्क लेने की एक प्रवृत्ति रही थी। मैंने कहा एक रिस्क और लेके देखते हैं, हालांकि बहुत डिफिकल्ट था, लेकिन मैंने किसी को बताया नहीं। आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा, जिस दिन 23 तारीख को यूपीएससी का रिजल्ट आया था, एक पॉजिटिव सदमा पूरे परिवार को, पूरे गांव वालों को लगा था कि फलाने का बच्चा यूपीएससी कर गया। लोगों ने 2 दिन तक व्यवसाय किया था कि ये तो कुछ हो जाता है, भाई ऐसा कैसे हो जाता है? क्योंकि मैं उन्हें दोबारा हार्ट ब्रेक नहीं देना चाहता था कि एक बार तो मंजिल में छोड़ आया था पीछे 10-11 साल पहले। बहुत डिफिकल्ट हो सकता है, आप तो लाइफ के इस पार खड़े हैं जो जिनका लिस्ट में नाम आ गया है और जिनका नहीं आया। मैं देख रहा था जब मैं मेन्स लिखने गया, मेरा दूसरा अटेम्प्ट था, पहले जो प्री में फेल हो गया, तो मेन्स लिख रहा था
तो बच्चे कोई 5वीं बार लिख रहे थे, कोई 6ठी बार लिख रहे थे, कोई 4थी बार लिख रहे थे। मुझे लगता था अपना कहाँ इसमें हुआ है, और हम तो घर से प्रिपरेशन करके गए हैं पूरी, वही इंटरव्यू में नहीं, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार, पहली बार दे रहा था। तो ये किस्मत भी होती है, सभी का आशीर्वाद भी रहा, और जो दुनियादारी सीखी थी वो बहुत ज़्यादा काम है। मुझे लगता है शिक्षा को हम सिर्फ किताबी शिक्षा जो मानते हैं उससे हमें बहुत आगे बढ़ने की जरूरत है। जो शिक्षा कॉलेज के बाद में काम आती है वो शिक्षा किताबों में नहीं मिलती, वो आपको गांव में मिलती है, वो आपको ढाणियों में मिलती है, वो आपको फील्ड में जब आप उतरते हो, वो जब आप तजुर्बेकार लोगों से बात करते हो, उनको सुनते हो सकता है आपको इन चीज़ नहीं समझ में आएगी, लेकिन वो शिक्षा जो आपको ज़िंदगी में आगे लेके जाएगी, वो शिक्षा आपको किसी किताब में नहीं मिलती, वो शिक्षा आपको ग्राउंड पे ही मिलेगी। मेरे सभी साथियों के लिए भी छोटा सा वो कहना चाहूँगा कि किताबी शिक्षा हो सकता है हमें यहाँ तक ले आएगी, लेकिन आगे हमें दुनियादारी और व्यवहारिक शिक्षा की आगे के 30-35 किसी के 25 हमें आगे ले सकते। मन्नत आप आए प्लीज। और मन्नत को सम्मानित करेंगे राजेंद्र पवार जी, नरजीत शिकारा जी और सुधीर सिरोही, प्रेसिडेंट जाट सभा अशोक विधान। प्लीज आप आए सभी और इस बेटी को आशीर्वाद दें। सापर खंडेला के प्रधान रह चुके हैं, नवनीत रोग जी हैं, ईशान आंदोलन में बहुत सक्रिय थे, अमित पवार जी हैं, मनोज जुगान जी हैं और मोहित जी। आप सभी का भी इस सभा में बहुत बहुत स्वागत है। मन्नत से रिक्वेस्ट हम 2 शब्द अपनी लड़की के बारे में बोलें प्लीज। और मेरे पिताजी आर्मी में होने के कारण मैं बीच में अलग अलग जगह रही थी। मैंने अपनी इसके बाद 2019 में मैंने अपना पहला प्रयास किया जिसमें मैं इंटरव्यू तक पहुँची, दूसरे प्रयास में दोबारा इंटरव्यू तक पहुँची और अब इसके बाद मैं सबको यही कहना चाहूँगी कि जो आगे पेपर देना चाहते हैं या सबसे पेपर देने की सोच रहे हैं वो हिम्मत ना हारें, क्योंकि आगे जाके आपको सूचना जरूर मिलेगी। मैंने दूसरी बार जब मेरा नहीं हुआ था बोल दिया तब मैं और नहीं दे रही, फिर कुछ लोगों ने बहुत प्रेरणा दी, नहीं दे लो और इसके बाद सब अच्छा रहा। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी। और आज यहाँ इस कार्यक्रम और साथी जो इस बार यूपीएससी सिविल सर्विसेज में जिन्होंने मुकाम हासिल किया है, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे ज़्यादा मैं धन्यवाद दूंगा सबसे पहले और सबसे जाट मित्र मंडल को और शिकारा साहब को, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि मैं अपनी कहानी आप सबके साथ साझा करूँ। कोई बहुत खास नहीं है, एक साधारण सी कहानी है कि पता नहीं शिकारा साहब को इतनी पसंद आ गई कि उन्होंने एक मंच पे बुलाने का मुझे वो दिया। बहुत ही एक निम्न मध्यम वर्गीय किसान परिवार से मैं आता हूँ। झुंझुनू में लोयर गांव है, वहाँ से निकल के पिताजी मेरे किसान हैं, माताजी मेरी गृहिणी है जो कभी स्कूल नहीं गई। पिताजी गए 10वीं तक, लेकिन वो होता है ना, मतलब 10वीं में गए, फेल हो गए, पिताजी ने शादी कर दी और दोबारा फेल हो गए। तो वहीं वो सफ़र रुक गया। काफ़ी सारे पहले और दूसरे मेरे ज़िंदगी में जुड़े हुए हैं। अपने परिवार का पहला ग्रेजुएट बच्चा था मैं, अपने परिवार से पहला बच्चा था जो छात्रवृत्ति पे जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने के लिए घर से दूर गया। 9, 10 साल की उम्र में घर से चला गया था हॉस्टल में रहने के लिए। उसके बाद में अपने परिवार का पहला बच्चा था जो वहाँ से निकल के, जिसने 12th तक PCM किया पिलानी से। उसके बाद में ये डिसाइड किया कि नहीं, मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी है, मुझे आर्ट्स पढ़नी है, मुझे अपना पैशन फॉलो करना है।
बहुत डिफिकल्ट था, क्योंकि पिलानी आप सब जानते होंगे सिर्फ वहाँ पे हवा में, वहाँ की हवा में इंजीनियरिंग है। वहाँ अगर आप PCM पढ़ के और एक स्कूल टॉपर होके अगर आप ये डिसाइड कर रहे हैं कि मुझे इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे तो आर्ट्स करनी है, मैं तो दिल्ली जाऊँगा, मैं तो आर्ट्स पढ़ूँगा, तो बहुत डिफिकल्ट होता है। बट मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ मेरे माताजी पिताजी का, जो इतने लिबरल थे। उन्होंने मुझे ये चॉइस दी कि ठीक है तुम करो, जो भी करना है करो, लेकिन हमारी सिर्फ एक सलाह है, बीच में मत फंसना। जिस भी फील्ड में जाओ, जो भी करो, उसमें एक्सेल करना। बीच का बन के मत रह जाना कि हम बता पाए ना तुम अपने आप को पहचान पाओगे कि मैं कहाँ क्या कर गया। उनका सिर्फ इतना ही था कि जो भी करना है करो। उसके बाद मैं दिल्ली आया 2007 से 2010 तक किरोड़ीमल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से मैंने अपना स्नातक किया हिस्ट्री और इंग्लिश में। उसके बाद में एक वो दौर होता है जब आप रातों रात दुनिया बदलना चाहते हो, नहीं मैं तो ये कर दूंगा। UPSC की तैयारी शुरू की, द हिंदू पढ़ा, और संसाधन इतने थे नहीं परिवार के पास कि दिल्ली में रख के मुझे सपोर्ट कर पाते, जो कि मुझे बहुत अच्छे से आभास था। उस ज़माने में वो ज़माना इंटरनेट का था नहीं कि आप कहीं से भी कुछ भी रिसोर्सेज उठा के पढ़ लो, और ये था कि भाई आपको कोचिंग ही एकमात्र जरिया होता था। कुछ लोग होते थे उस टाइम पे बिना कोचिंग के, आज भी मैंने किया बिना कोचिंग के किया है। उस टाइम पे कुछ लोग होते थे, लेकिन ऐसे लोगों से पाला मेरा पड़ा नहीं। तो ये देखते हुए मैंने डिसाइड किया कि मुझे पहले अपने पैरों पे खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपने परिवार पे, जिसने बड़ी मुश्किल से, मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत इंटरेस्टिंग था, सेंट स्टीफेंस कॉलेज में मेरा एडमिशन हुआ। मैंने उनके वार्डन से जाके पूछा कि आप मुझे हॉस्टल देंगे क्या? बोले हम गारंटी नहीं दे सकते आपको हॉस्टल की। मैं कहा फिर तो मैं नहीं परसू कर पाऊँगा। हंसराज में गया, वहाँ एडमिशन हुआ। वहाँ मैंने पूछा आप हॉस्टल की गारंटी मुझे देंगे? उन्होंने बोला हॉस्टल की कोई गारंटी नहीं कर पाई। हिंदू में भी यही हुआ। किरोड़ीमल कॉलेज में मैं फाइनली पहुंचा तो पवार साहब थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि हम आपको हॉस्टल दे देंगे, क्योंकि मुझे पता था उस टाइम की कॉस्ट ऑफ लिविंग, उस टाइम के हिसाब से मैं बाहर नहीं सर्वाइव कर पाता। उन्होंने मुझे हॉस्टल की गारंटी दी, तो मैंने फिर किरोड़ीमल कॉलेज में एडमिशन लिया। स्नातक के बाद में एक तो आर्थिक संसाधनों का अभाव था, दूसरा रातों रात दुनिया बदलनी थी। हिंदू पढ़ के लग रहा था कि इसमें मैं टिक नहीं पाऊंगा, इस तरह की व्यवस्था में, इस तरह के प्रशासनिक व्यवस्था में मैं टिक पाऊंगा नहीं ज़्यादा। तो मैंने डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स का रास्ता अख्तियार किया। हमारे ही कॉलेज के बहुत सीनियर लोग थे जो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में काफ़ी अच्छी पोजिशंस पे थे, काफ़ी अवार्ड विनिंग फिल्म वो कर चुके थे तब तक। उन्होंने मेरी फोटोग्राफी देखी और उन्हें वो अच्छी लगी, तो उन्होंने मुझे ऑफर दिया और मौका दिया कि तुम हमारे साथ आगे काम सीखो, और अगर सही रहेगा तो फिर आगे काम करेंगे। तो इस तरीके से मैं उनके साथ जुड़ा, नोएडा में जाके रहना शुरू किया। लगभग पूरे 4 साल तक उनके घर में ही, उनका स्टूडियो था बेसमेंट में और ऊपर उनका घर था। नीचे बेसमेंट में हमारा मतलब एक कोना होता था जहाँ पे हम अपना रहते थे। वो एक गुरुकुल की तरह था। सुबह से लेकर शाम तक आपको फिल्में ही जीनी है, फिल्में ही सीखनी है, फिल्म की डाइनिंग टेबल से लेकर हर जगह फिल्म की बात होती है। इस सिलसिले में पूरा भारत भ्रमण करने का मौका मिला, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, आदिवासियों के साथ, महिलाओं के साथ। जो हमारे बंधु हैं पंजाब में, मालवा बेल्ट में, जहाँ पे बहुत कम लोगों को मालूम है कि जहाँ पे चेन सुसाइड्स हो रही है। एक घर में इतना कर्जा है और इतना डिप्रेशन है, एक घर में 3-4 सुसाइड्स हो रही है। उन विधवा माताओं और बहनों के साथ वो कैसे वो करती है, ये सब कुछ सीखने का मौका मिला। ऐसी इस दौरान चीज़ें देखी कि कैसे किसी घर में एक दिन पहले मौत हुई है, वहाँ पे विलाप चल रहा है, शोक चल रहा है, और हम अपना काम कर रहे हैं। बहुत इमोशनली टचिंग होता है, बहुत डिफिकल्ट होता है।
किसी का लाइव फ्यूनरल कवर कर पाना। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट को लेके, ह्यूमन राइट्स को लेके, किसानों के इश्यूज को लेके, बहुत पानी के संरक्षण के इश्यूज को लेके बहुत तरीके के टॉपिक्स पे काम किया। 2 फिल्मों को और बाकी कई फिल्मों को कई जगह और भी पुरस्कार मिले। इसके साथ साथ फिर मैंने पॉलिटिकल कम्युनिकेशंस और मीडिया कैंपेन, पॉलिटिकल कैंपेन भी किए। देश की जितनी बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, आप जिनका भी नाम लें, उनके साथ काम किया, अलग अलग कैपेसिटी में काम किया, बड़े बड़े मिनिस्टर्स के साथ काम किया। किस्मत ऐसी थी, थोड़ा जुनून था कुछ करते रहने का, तो सफर आगे निकलता है। लेकिन एक ये होता है ना, हमारे समाज के लिए जिस परिवेश से मैं आता हूँ उसके लिए बहुत नई चीज़ है फिल्म मेकिंग, वो भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग। फिल्म से उनको समझ में आता है मुंबई में जाओ, एक्टर बन जाओ या कुछ और करो, इस तरीके का हो तो फिर उनको समझ आता है। लेकिन डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग कभी इस जंगल में हो, कभी उस जंगल में हो, कभी यहाँ हो, कभी आदिवासियों के साथ हो, कभी कहीं हो, कोई ठिकाना नहीं है। तो उनको ये समझा पाना बहुत मुश्किल था। इतनी बड़ी बात है, वो करके आपको कितनी संतुष्टि मिलती है, वो किसी भी एसी ऑफिस से, किसी भी सरकारी बंगले से और किसी भी गाड़ी से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है। लेकिन ये समझा पाना बहुत मुश्किल था। ऐसे करते और आपको डेमोन्स्ट्रेट करेंगे जस्टिस प्रीतम पाल सिंह जी, प्रोफेसर प्रकाश जी खत्री जी और रणवीर चौधरी हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी में हमारे साथ ऑफिस में हैं। आपकी अंकिता पवार 28 रैंक है इनका, और एक शॉट इनको आशीर्वाद स्वरूप भेंट करना है। तो मंच के बीच में आए हैं ताकि फोटोग्राफर्स को प्रॉब्लम ना हो। और तालियों की गड़गड़ाहट को जारी रखनी चाहिए आपको। इनकी एक है बहुत अच्छे, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अंकिता को। अंकिता का पहले भी सिलेक्शन हुआ था 21 में, या 2 साल पहले या 1 साल पहले। तो अभी ये इसने दूसरी सर्विस ऑप्ट की थी, शायद अभी अंडर ट्रेनिंग है और अभी प्रॉपर IAS में है। और उम्मीद है कोई आसपास का ही अंकिता पवार 28 रैंक सिविल मैं सेवा। अंकिता से गुजारिश करूंगा, ये सामान हमने इसके लिए कैरी बैग का प्रबंध किया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप 2 शब्द अपनी जर्नी के बारे में थोड़ा ब्रीफ करना चाहें, बताना चाहें तो हमें अच्छा लगेगा। सबसे पहले सभी को बहुत बहुत नमस्कार। बहुत ही खुशी मिल रही है, तो सम्मान दिया है आप सबने। मेरी जर्नी मैंने 2019 में स्टार्ट की थी। मेरा 4th अटेम्प्ट है, जिसमें अभी मेरा 28वां रैंक आया है। मैंने अपना स्कूलिंग सब चंडीगढ़ से किया था। उसके बाद मैंने अपनी ग्रेजुएशन IIT रुड़की से की इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। उसके बाद मैंने 2 साल बैंगलोर में सॉफ्टवेयर इंजीनियर की तरह भी काम किया, बट फिर मैंने डिसाइड किया टू गो फॉर सिविल सर्विसेज। पहला प्रयास किया था तो प्रीलिम्स नहीं हुआ, दूसरे प्रयास में मेरा दानिश में चयन हो गया था, 321 रैंक आया था। और अभी ये 4था प्रयास है जिसमें आई गॉट 28 रैंक। तो यही है, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स अ लॉट एवरीवन। मैसेज मेरा यही है कि जो भी चीज़ कर रहे हैं आप पूरी डेडिकेशन के साथ करो। देयर आर अप्स एंड डाउन, सब चीज़ में आते रहते हैं। डोंट गेट डिसहार्टेंड। बहुत इंपॉर्टेंट है अपने आप में फेथ रखना एंड टू परसीव, ताकि जो भी आपने डिसाइड किया वो अचीव कर सके। थैंक यू। हरिओम भैया जी, अशोक बिहार से, प्लीज आप यहाँ आए।
मानसी भैया को फेलिसिटेट करेंगे, जस्टिस प्रीतम साहब बातचीत करेंगे और मेयर साहब होंगे और प्रोफेसर तेज राणा की आवाज सुन रहे हो तो बीच मंच पे आए। इसमें 40 गांव हैं। गांव तो मानसी ने नहीं लिखा है इसमें, लेकिन डिस्ट्रिक्ट हमारे पास। नमस्कार, मेरा नाम मानसी है। मैं मूलतः सोनीपत की निवासी हूँ, गांव सेरी खांडा। उसके अलावा मेरे फादर एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम करते हैं। बाकी ये मेरा दूसरा प्रयास था जिसमें मैंने 170 रैंक हासिल की है। प्रोबेबली मुझे ये मेरा दूसरा प्रयास था। पहले प्रयास में मुझसे प्रीलिम्स नहीं क्वालिफाई हुआ था। मेरी बेसिक स्कूलिंग सोनीपत के स्कूल हिंदू विद्यापीठ से हुई है। उसके बाद मेरी ग्रेजुएशन सेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी से हुई है। उसके बाद मैंने PhD की है नवीन स्कूल ऑफ एजुकेशन सोनीपत से। अभी करंटली मैं इसी तैयारी में पढ़ रही थी। ये मेरा दूसरा प्रयास था और मैंने कहीं से भी कोचिंग नहीं ली है। मेरा सेल्फ स्टडी अंकिता मैम ने भी बात बोली कि अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखो। सेल्फ बिलीफ होना इस जर्नी में बहुत जरूरी है। उसके साथ साथ जो आपका परिवार का एक सपोर्ट रहता है, परिवार की वैल्यूज रहती हैं, आपके समाज की वैल्यूज रहती हैं, उन वैल्यूज को यूज करके आगे बढ़ना है, उनको भूलना नहीं है। जैसे लोग बोलते हैं कि अपनी जमीनों से जुड़े रहें, तो वही मेरा सभी को मैसेज रहेगा। और 251 रैंक, 251 रैंक। नेक्स्ट कैंडिडेट विनय 625, तैयार रहें प्लीज। ऊपर आइए। विनय जी का स्वागत करेंगे मेयर साहब और डॉक्टर बेनीवाल जी हैं। क्या बाहर हैं, देखिए प्लीज। डॉक्टर बेनीवाल जी। मंदिर शोभा भारी, गर्ल्स स्कूल पढ़े सुकुमारी, पास में जाऊं बुद्धावारी, दफ्तर में बैठे पटवारी, पशु चिकित्सालय सरकारी, बैंक करे दूर नादारी, यज्ञ करे यहाँ वेदाचारी, पंचों की तप रही सरदारी, संत महात्मा और ब्रह्मचारी, मल्ल करे व्यायाम सोना पायो कोई, सुंदर जैसो मेरो गाम सोना पायो कोई। अरे गायक कवि सुगर साजिंदे, नार विदुषी ना कोई संग है, शिल्पी बड़े बड़े कारिंदे, मनमोहक हैं जिनके धंधे, सब देवन के बल रहे मंदिर, धनी प्रतिमा जिनके अंदर, ज्ञानी पंडित महाधुरंधर, श्रोता वक्ता है अति सुंदर, मित्रु ने मित्र और बसाई, आठों गांव बड़े सुखदाई। 8 गांव है हमारे। और भजन करे हरियाम सोना पायो कोई, सुंदर जैसो मेरो गाम सोना पायो कोई। आइए व्रत प्रांत हरियाणा, पलवल खास जिले है जानो, औरंगाबाद खासडा खान
कितना हो गया हमारे साथ देखिए। अभिनव शिवास 12वां नंबर। अभी और आपका 12 रैंक है। आपके फादर कमिश्नर हैं सेल्स एंड टैक्सेशन डिपार्टमेंट में, हरियाणा गवर्नमेंट में। राकेश श्रोफ साहब प्रिंसिपल साहब आए हैं, प्लीज आप आए। PhD कर रही है या कर चुके हैं बेटे आप?